Hello students, welcome to the class. My name is Priya Soni. ओके सो स्टूडेंट्स, आज हम अपने सोशल फार्मेसी का नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे. उससे पहले हमारा लास्ट टॉपिक में से कुछ बचा था, उसको हम ख़त्म करेंगे. तो ये सोशल फार्मेसी का लेक्चर नंबर 11 है. ओके हाँ, तो हम लोगों ने लास्ट टाइम मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में पढ़ा था. हमने WHO का जो प्रोग्राम है उसके बारे में पढ़ा था. देन हमने ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे पढ़े थे और कॉम्पोजिशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क पढ़ा था. देन अब आज हमें ये एक टॉपिक पहले कवर करना है कि इफ़ेक्ट ऑफ इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट्स और बॉटल फीडिंग. जो ब्रेस्ट मिल्क की जगह दूसरी जो बॉटल फीडिंग होती है उसका क्या इफ़ेक्ट होता है, प्रोसीजर होता है, एडवांटेज होता है, इफ़ेक्ट होता है, ये सब हम पढ़ेंगे. ठीक है. देन हम उसके बाद अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इम्यूनिटी, है ना. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम स्टार्ट करते हैं. बॉटल फीडिंग. It is an alternative method for breastfeeding which is used by a mother who cannot breastfeed. कोई मदर है, अगर उसके ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा है या उसको और कोई दिक्कत है या वो ऑलरेडी खुद वीक है, तो क्या होता है, उसकी जगह कुछ ऑल्टरनेटिव होते, कुछ तरीके होते हैं जो जिसको हम बॉटल फीडिंग कहते हैं, जो कि एक मदर यूज़ करती है टू फीड देयर बेबी और वॉन्ट टू गिव फार्मूला मिल्क अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट मिल्क. और कुछ लेडीज़ होती हैं, कुछ फीमेल्स होती हैं कि जो क्या होता है, ब्रेस्ट मिल्क भी वो फीड करा रही हैं लेकिन कभी कभी वो नॉर्मल मिल्क भी पिलाती हैं. जैसे उनको कहीं जाना है ना, तो वहाँ पे वो नहीं यूज़ कर पा रही, तो वो बॉटल फीडिंग यूज़ करती हैं. समटाइम ब्रेस्ट मिल्क इज़ ऑल्सो गिवन थ्रू बॉटल. कभी कभी आज आपने देखा होगा पम्प्स आ रहे हैं, है ना, तो ब्रेस्ट मिल्क को पंप करके बॉटल में फिल करके भी लोगों को, मतलब बच्चों को दिया जाता है. ठीक है. प्रोसीजर क्या होता है, फर्स्टली आर ट्रीट और बोटल शुड बी क्लीन. अच्छे से क्लीन होनी चाहिए. बेसिकली उसको बॉईल करते हैं. घर में अपने हाउस होल्ड में देखा होगा, कभी कोई अगर बेबी हुआ होगा तो बॉटल को बॉईल करते हैं, अच्छे से स्टरलाइज कर लेते हैं और कैप्ड कवर्ड, बिल्कुल कवर करके उसको अलग रखते हैं. ठीक है. फॉर्मूला मिल्क शुड बी प्रिपेयर्ड एज रिक्वायर्ड व्हेन अ बेबी इज हंगर. फॉर्मूला मिल्क क्या होता है, एक ऐसा डिब्बा होता है जिसमें पाउडर होता है, उसको पानी में डिज़ोल्व करके उसको बॉईल करके उसको बच्चे को पिलाते हैं. तो जब वो बेबी हंग्री होता है तो उसको तुरंत ही पिलाते हैं, उसको स्टोर करके नहीं रखते, उसको भर के नहीं रखते. क्लियर है. देन द फ्लो एंड द टेम्परेचर ऑफ अ मिल्क शुड बी चेक्ड और बाय स्प्रिंकलिंग सम ड्रॉप इन इनर रिस्ट. अपने जो रिस्ट है, अपने जो कलाई है, इसके पास थोड़ा सा एक आध बूंद मिल्क डाल के, पाउडर मिल्क डाल के टेस्ट करते हैं कि बच्चे के लिए गर्म तो नहीं है, बच्चे को ऐसा तो नहीं बच्चा जल जाए इतना गर्म दूध पी के. ठीक है. द मदर शुड सिट कंफर्टेबली एंड कीप द बेबी ऑन हर लैप. बच्चे को ऐसे करके अपनी लैप में रखना है, अपनी गोद में रखना है और उसको उसका थोड़ा जो सिर है वो हल्का सा ऊपर करके तब उसको बॉटल फीडिंग करनी है. ठीक है. अ टीट शुड बी पुट ऑन द कॉर्नर ऑफ अ बेबी माउथ. जो भी ऐसे करके जो निपल टाइप होती है बॉटल में, उसको कहाँ रखना है, उसको जो बेबी के माउथ में थोड़े कॉर्नर पे रखना है, मिड में नहीं, कॉर्नर में. ठीक है. एंड इंसर्टेड व्हेन योर सी ओपन द माउथ. और अच्छे से इंसर्ट कर देना है जब वो पूरे तरीके से माउथ खोले. एंड बॉटल शुड बी कैप्ड इन सच एन एंगल दैट अ टीट रिमेन्स कम्प्लीटली फिल्ड विद मिल्क. ऐसे करके थोड़ा सा झुका के, थोड़ा टेढ़ा करके रखना है, जिससे क्या हो, जिससे जो मिल्क है उसको अच्छे से मिले, वो कब मिल्क उसमें रहे और उसको अच्छे से मिले बेबी को. देन और कोई एयर ना आए, है ना. जैसे देखो मैं बताती हूँ, जैसे ये बॉटल है ना, तो ऐसे टेढ़ा करके मिल्क को रखा जाए कि इसमें हमेशा मिल्क हो, है ना, इसमें मिल्क हो, जिससे कोई भी एयर बबल ना बने. देन अ मदर शुड मेक अ बेबी बर्प ड्यूरिंग आफ्टर अ फीड. फिर क्या होना है, जो डकार होता है, जो बर्प होता है, वो आना ज़रूरी है बच्चे को. तो बच्चे को ऐसे चेस्ट से लगा के पीछे पीछे से पैट करते हैं, जिससे बच्चे को बर्प आ जाए. अब आफ्टर बर्पिंग द मदर शुड कीप अ बेबी इन अ राइट लेटरल पोजिशन. अच्छे से सीधे तरीके से बेबी को आफ्टर अ बर्प लिटाना होता है. एडवांटेज क्या है फार्मूला मिल्क के, कि फार्मूला मिल्क आजकल क्यों यूज़ हो रहा है. फार्मूला मिल्क इज़ गिवन लेस फ्रिक्वेंट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट. देर लगती है डाइजेस्ट करने में, तो बच्चे को हर 2 घंटे बाद नहीं देना होता है ना, जब उसको भूख लगे तब देना होता है. देन
एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंज्यूम बाय द बेबी कैन बी मेजर इजीली, और पता चल जाता है कि बच्चे ने कितना अमाउंट का दूध पिया है, कितना दूध पिया है, कितने ml दूध पिया है, लेकिन ब्रेस्ट फीड में ऐसे पता नहीं चलता है। बोटल फीडिंग कैन बी डन बाय फैमिली मेम्बर, कोई भी मेम्बर हो फैमिली में, है ना, जो मदर है, उसकी नानी, उसकी दादी, उसके बाबा, कोई भी, उसके फादर, कोई भी जो बोतल से दूध पिला सकता है, ठीक है। अगर मदर नहीं है, मदर सो रही है या मदर कुछ प्रॉब्लम है, मदर की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस केस में कोई भी बच्चे को दूध पिला सकता है, मदर की नीड नहीं है। और इसमें क्या इसके डिसएडवांटेज हैं या क्या मतलब बोतल फीडिंग की क्या एक अच्छी चीज़ नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं होती। जो मदर मिल्क है उसके में एंटीबॉडी है, बच्चे की इम्यूनिटी डेवलप हो रही है, लेकिन जो ये बोतल फीडिंग वाला होता है इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती है। लेस बॉन्डिंग, क्योंकि मदर एंड जो चाइल्ड की ब्रेस्ट फीड नहीं कर रही तो उससे बॉन्डिंग भी थोड़ी कम होती है। क्लीनिंग इशू, बार बार उसको वॉश करना पड़ता है, स्टेरलाइज करना पड़ता है, जिससे कोई जर्म्स वगैरह बच्चे में ना चले जाए। एक्सपेंसिव मेथड है, क्योंकि वो जो डिब्बे वाले दूध होते हैं वो महंगे होते हैं, बॉटल्स आती हैं महंगी महंगी आजकल, जो कि बच्चे के लिए अच्छी होती हैं। बच्चा अच्छे से उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता और देर में डाइजेस्ट करता है, इसलिए उसको भूख बार बार नहीं लगती है। देन लेस न्यूट्रिशन, ब्रेस्ट मिल्क के मुकाबले न्यूट्रिशन नहीं होता है। अनेबल टू मेंटेन अ बेबी वेट, है ना, बच्चे का वेट जो है वो भी कम अच्छे से मेंटेन नहीं हो पाता है बाय दिस बॉटल मिल्क। देन मोर स्टफ टू कैरी, है ना, कहीं जा रहे हो, आपको मदर कहीं ट्रैवल कर रही है तो पूरे बैग में पाउडर, बॉटल, है ना, गर्म पानी का सब कुछ सामान रख के ले जाना पड़ेगा। समझ में आया। देन चोकिंग, कभी कभी थोड़ा सा थिक हो जाता है, जिससे बेबी को पीने में ऐसे गले में ऐसा लगेगा कि चोक हो रहा है ना। टूथ डिके, है ना, थोड़ा शुगर कंटेंट ज़्यादा होता होगा तो इस वजह से जो बच्चे के थोड़े थोड़े दांत निकलते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, ईयर का इन्फेक्शन हो जाता है। कैरिंग कंसोलेबली, है ना, क्राइंग, बच्चा रो सकता है, उसको पीने में हो सकता है उसको बॉटल फीडिंग की आदत ना हो। फीवर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द कोल्ड, है ना, फीवर भी आ सकता है। तो ये सब कुछ डिसएडवांटेज है। तो फॉर्मूला फीडिंग पुट्स द बेबी एट अ रिस्क, क्या क्या रिस्क हो जाते हैं, इलनेस, जैसे डायरिया हो जाता है, ईयर इन्फेक्शन हो जाता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, अदर इन्फेक्शन हो जाते हैं बच्चे को, क्योंकि फॉर्मूला फीडिंग से जो बॉटल फीडिंग होती है। देन एलर्जीज, अस्थमा, लो IQ, क्रॉनिक डिजीज जैसे डायबिटीज़, ओबेसिटी, हार्ट डिजीज, चाइल्डहुड कैंसर, ये सब कुछ ऐसे रिस्क हैं जो बोतल फीडिंग से होते हैं, और जो ये ब्रेस्ट फीडिंग होती है उससे रोके जा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मदर्स को एडवाइस किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेस्ट फीड करें। अगर इन केस अगर नहीं हो पा रहा है तो दे कैन स्विच टू बॉटल फीडिंग। अब हम अपना इम्यूनिटी स्टार्ट करते हैं, है ना। इम्यूनिटी क्या होती है, हमारी बॉडी के पास एक ऐसी मैकेनिज्म है जिससे वो बाहर के किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट से लड़ सके, है ना, तो उस चीज़ को हम इम्यूनिटी बोलते हैं। देखो, इम्यूनिटी जो वर्ड है वो इम्यूनियस, है ना, एक्सपेंट, ये लिया गया है लैटिन वर्ड से, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, क्या मतलब है इसका, एक्सपेंस का, कि कोई भी जो बीमारी है उसके खिलाफ बॉडी का रिएक्शन, या बॉडी जो प्रोटेक्ट कर रही है हमें, है ना, जो बॉडी के अंदर चल रहा है, जो सेल्स है जो हमें बीमारी से बचा रहे हैं, है ना, दैट इज नोन एज इम्यूनिटी। समझ में आया, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। क्लियर हुआ, पर ये चल रहा है ना, कुछ चेक कर लो, हाँ क्लियर है। देन स्टूडेंट्स, it indicates that the individual have developed lifelong resistance to the certain disease after being infected it only once। आपने जब ना चिकन पॉक्स देखा होगा, सबको हुआ होगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, चिकन पॉक्स एक बार होता है, उसके बाद दोबारा बहुत ही रेयर होता है कि किसी को दोबारा होता है। आप वो ऐसे लोगों के कांटेक्ट में भी आ जाओ दोबारा कि जिनको चिकन पॉक्स है, फिर भी आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर ली। मानो एक एग्जांपल देती हूँ, ये हमारा इंडिया है और ये मानो चाइना है ना, यहाँ पे कुछ पहाड़ है, तो एक बार चाइना ने यहाँ से अटैक किया इंडिया पे, तो पता चल गया इंडिया वालों को कि यहाँ से चाइना अटैक कर सकता है, तो अब इंडिया क्या करेगा, यहाँ पे बैरियर यहाँ सोल्जर लगा देगा। समझ में आया। ऐसे ही अगर एक बार किसी बीमारी ने अटैक किया है
तो बॉडी को याद हो जाता है कि इस बीमारी से हमें कैसे लड़ना है, और उसके अगेंस्ट वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर देती है। समझ में आया? तो ये क्या है, एक तरीके से प्रोटेक्शन सिस्टम है। दो टाइप की इम्यूनिटी होती है, नॉन स्पेसिफिक इन्नेट और न्यूट्रल इम्यूनिटी, और स्पेसिफिक एक्वायर्ड अडप्टिव इम्यूनिटी। क्या मतलब है? नॉन स्पेसिफिक इन्नेट और न्यूट्रल का मतलब है कि स्पीशीज में किसी चीज़ की इम्यूनिटी हो, रेशियल किसी रेस में इम्यूनिटी हो, और इंडिविजुअल में इम्यूनिटी हो। अब कोलेस्ट्रम के थ्रू मदर ने बच्चे को क्या दी? इम्यूनिटी दी, लेकिन बच्चे को खुद बीमारी नहीं हुई ना इस इम्यूनिटी को लेने के लिए, उस पर अटैक नहीं किया गया ना, मदर ने अपनी इम्यूनिटी उसे दे दी। तो इस चीज़ की जो बचपन से होती है, पैदा होने के साथ इंसान में इम्यूनिटी होती है, उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। क्लियर हुआ? समझ में आया? और अडप्टिव और एक्वायर इम्यूनिटी क्या होती है? एक्वायर इम्यूनिटी वो होती है जो क्या होता है, जो हमें टाइम के साथ साथ मिलती है। ठीक है, जो टाइम के साथ साथ मिलती है। जैसे टाइम बीतता जा रहा है और इम्यूनिटी आती जा रही है। पहले आपको चिकन पॉक्स हुआ, फिर मलेरिया हो गया, फिर कुछ हो गया, तो बीमारी होती जाएंगी और इम्यूनिटी आती जाएगी। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया? जैसे कुछ स्पीशीज में आपको बता दी, स्पीशीज रेजिस्टेंस का आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ, तब आपको समझ में आएगा। जैसे हमारी ह्यूमन स्पीशीज है ना, ऐसे चिकन भी है। ठीक है, चिकन्स भी है। तो चिकन्स को रेजिस्टेंट होते हैं किसके? एंथ्रेक्स बीमारी के। कि चिकन में एंथ्रेक्स नहीं होगा, लेकिन ह्यूमन नहीं होते। ह्यूमन में क्या होता है? एंथ्रेक्स हो जाता है। ठीक है, कुछ बीमारी आप देखते हो कि केवल जानवरों में होती हैं, है ना, हमारे अंदर नहीं होती। तो वो क्या है? वो स्पीशीज उस बीमारी के प्रोटेक्शन में, उसके पास उसकी इम्यूनिटी पहले से ही है। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो, एक और इम्यूनिटी होती है रेशियल इम्यूनिटी। ठीक है, कुछ लोग ऐसे जो एक इन्फेक्शन से ज़्यादा ससेप्टेबल हों, कुछ लोग हो जिनको एक बीमारी इजीली हो रही हो, कुछ लोगों को नहीं। तो एक बीमारी होती है सिकल सेल एनीमिया। कौन सी बीमारी है? सिकल सेल अनीमिया। तो अगर किसी को ये वाली बीमारी है, सिकल सेल अनीमिया, एम है ये, उसको मलेरिया नहीं होगा, क्योंकि इसमें उसके आरबीसी का साइज अलग हो जाता है, शेप अलग हो जाती है। तो इस वजह से मलेरिया का जो पैरासाइट है, जो प्रोटोजोआ है, वो उस पर एक्ट ही नहीं कर पाता। ठीक है, समझ में आया? इसी वजह से हम इसको कहते हैं रेशियल इम्यूनिटी। ये पर्सन टू पर्सन है, जिसको अगर किसी को सिकल सेल एनीमिया, उसको मलेरिया नहीं होगा, है ना। इंडिविजुअल इम्यूनिटी का है क्या है? कोई एक डिजीज़ है, जैसे आपने कोविड में देखा होगा बच्चों। कोविड में क्या हुआ? कोविड-19 किसी को तो इतनी तेज हुआ कि उनकी डेथ हो गई, और किसी को ऐसा हुआ कि वो एक हफ्ते में ठीक हो गए। हुआ दोनों को कोविड-19 ही था, लेकिन किसी के लिए बहुत ज़्यादा सीवियर है, किसी के लिए ज़्यादा कम सीवियर है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल इम्यूनिटी की, पर्टिकुलर इंसान की इम्यूनिटी कैसी है। और दूसरा एग्जाम्पल देखो, चिकन पॉक्स होता है, छोटे बच्चों में जल्दी हो जाता है और अडल्ट्स में जल्दी नहीं होता। तो ये भी क्या है? एक तरीके की इंडिविजुअल इम्यूनिटी है। समझ में आया? क्लियर हुआ? थोड़ा सा आइडिया तो बैठा होगा कि क्या होता है। ठीक है, एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव में भी दो टाइप है, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। और पैसिव में है नेचुरल पैसिव, आर्टिफिशियल पैसिव। तो एक एक करके पढ़ेंगे ये दोनों को।
ये हम लोग खुद, एडेप्टिव का मतलब इसको हम खुद अपने अंदर लाते हैं, ठीक है, ये हमें मिलती है। समझ में आया? तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले इन्नेट के बारे में, इन्नेट इम्यूनिटी के बारे में। दिस इज अ टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल सिंस बर्थ। जन्म के साथ ही ये इम्यूनिटी आती है लोगों में, एंड इज इफेक्टेड बाय जेनेटिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ जीन्स एंड इज डिपेंडेंट फॉर वेरियस कंटैक्ट विद द फॉरेन एंटीजन मॉलिक्यूल। क्या हुआ? ये जो इन्नेट इम्यूनिटी किस पर डिपेंड करती है कि जेनेटिक्स कैसे हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है जीन का। तो बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड करेगी, हर इंसान की एक सी नहीं होगी। इट मे बी नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है। व्हेन देयर इज अ रेजिस्टेंस ऑफ एन इन्फेक्शन इन जनरल एंड मे बी स्पेसिफिक व्हेन रेजिस्टेंस इज पर्टिकुलर टू द पैथोजन इज इन्वॉल्व। ठीक है, ये जनरल है, नॉन स्पेसिफिक है ना। अब मदर ने, एक सेकेंड, देखो मदर ने कोलेस्ट्रम के थ्रू आपको मानो IgA दिया, एंटीबॉडी ए दिया, तो ये एंटीबॉडी ए है, जनरल एंटीबॉडी है, ऐसा नहीं है कि ये एंटीबॉडी ए इस बीमारी के लिए है। तो जनरल इम्यूनिटी है, स्पेसिफिक नहीं है किसी बीमारी के लिए, ठीक है। स्पीशीज इम्यूनिटी, दिस इज फाउंड इन ऑल द मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज सच एज मेनी माइक्रोस पैथोजन टू ह्यूमन बट डू नॉट इन्फेक्ट एनिमल, जैसे बेसिलस एंथ्रेसिस इफेक्ट्स ह्यूमन नॉट चिकन। देखो अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, वही है कि कुछ कुछ ऐसी है कि पर्टिकुलर ग्रुप में ही होती हैं, ठीक है। कोई चीज़ अगर ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप में, आप देखोगे डॉग्स पैट होते हैं घर में, कभी कभी उन्हें बीमारी हो जाती है और हमें नहीं होती, तो क्यों? क्योंकि हमारे पास उसके लिए इम्यूनिटी है। तो जैसे ये बेसिलस एंथ्रेक्सिस, और ये एंथ्रेक्स जो बीमारी है वो ह्यूमन को इफेक्ट कर देती है, लेकिन चिकन्स को नहीं। क्यों नहीं करती? तो पूरी जो उनकी जनता है, पूरी जो उनकी स्पीशीज़ है ना, उसको ये बीमारी इफेक्ट करेगी। जैसे ह्यूमन की सारी स्पीशीज़ को करेगी, हम ह्यूमन स्पीशीज़ को करेगी पर लेकिन चिकन्स को नहीं कर रही। तो इम्यूनिटी फाइंड ऑल द मेंबर ऑफ ए पर्टिकुलर स्पीशीज़, किसी जाति के सारे मेंबर्स में कोई इम्यूनिटी है तो उसको हम स्पीशीज़ इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया। और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। बर्ड्स को एंथ्रेक्स नहीं होता, हमें हो जाता है, ये भी एग्जाम्पल हो सकता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल इम्यूनिटी एंड इम्यूनिटी व्हेन अ बॉडी हैज एक्सपोज टू द डिजीज थ्रू आउट either vaccination. While exposed, one immunity generates antibodies so that the disease cannot be affected a second time. जैसे आपने चिकन पॉक्स का बोला, एक बार हो गया है ना, नेचुरली वो डिजीज हमें हो गई, तो हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी जनरेट कर ली, जिससे वो बीमारी जो है वो दोबारा में नहीं हो पा रही है। एंटीबॉडी बन गई हमारी बॉडी में, है ना, जिससे वो बीमारी दोबारा नहीं हो पा रही। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल इम्यूनिटी। समझ में आया? जैसे कि मैंने आपको कोविड-19 का बताया, हो सकता है कि उस इंसान को जिसको ये बीमारी कम इफेक्ट करी है, जो 1 हफ्ते में ही ठीक हो गया, हो सकता है उसको और कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ हो और कुछ एंटीबॉडी उसकी बॉडी में हो जो लड़ने का काम कर रही हूँ, है ना। तो दैट इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। Then we have specific or adaptive immunity. This type of immunity is a set of responses which the immune system activates to target specific. मतलब is always acquired since the resistance is acquired by individual during lifetime. क्या मतलब है इसका? कि ये इम्यूनिटी कहीं से मिलती नहीं है, इंसान इस इम्यूनिटी को खुद से ही एक्वायर करता है, अडप्ट करता है ना। समझ में आया क्या मतलब है? ठीक है, जैसे अगर कोई बीमारी हुई है ना, एक बार हो गई तो उसने वो अपने अंदर अडप्ट कर लिया। क्लियर है? समझ में आया? तो वो बीमारी, वो जो चीज़ें हैं जिसको इंसान अपने पूरे जीवन काल में अडप्ट करता है, शॉर्ट में इम्यूनिटी यू डेवलप ड्यूरिंग लाइफ। पूरी जो लाइफ है, ड्यूरिंग योर लाइफ,
उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव क्या है, मैं यहाँ पे छोटा सा लिखती हूँ फिर हम पढ़ेंगे उसको। इम्यूनिटी यू डेवलप आफ्टर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ इन्फेक्शन, एन इन्फेक्शन। क्या मतलब है, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज रेजिस्टेंट एंड एक्वायर्ड डेवलप बाय इंडिविजुअल आफ्टर इफेक्टिव कॉन्टेक्ट ऑफ एंटीजन। कोई बैक्टीरिया है ना, आपकी बॉडी में आया और इसने बीमारी करी, तो आपकी बॉडी का इससे डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ, तो ये जब डायरेक्ट कांटेक्ट होता है तो हम इसे एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आया। और मानो कि वैक्सीनेशन के थ्रू भी हमारा इससे कांटेक्ट हो रहा है। देखो क्या हुआ, ये हमारा एक बैक्टीरिया है, बीमारी कर रहा है, जो इसको किल कर दिया, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है वो सीधा रहा और इसको हमारी बॉडी में डाल दिया, तो ये इन्फेक्शन तो करेगा, लेकिन ये बहुत कम इन्फेक्शन करेगा। क्या हो सकता है इन्फेक्शन ना करे। तो इस तरीके की जिसमें एंटीजन का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। क्या बोलते हैं उसको, एक्टिव इम्यूनिटी। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो एक्टिव इम्यूनिटी फिर से दो टाइप का है ना, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। तो इफ एंटीबॉडी मेड आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो रहा है और उसके बाद एंटीबॉडी बन रही है, इफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन इन अ बॉडी क्रिएट्स अगेंस्ट द जर्म्स व्हेन यू आर बीन इन्फेक्टेड। अगर आपको बीमारी हुई है और आपके अंदर वो इन्फेक्शन है और तब एंटीबॉडी बन रही है, तो वो होगा नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। तो देखो, इंडिविजुअल रिकवरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स इन्फेक्शन एक्वायर नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी अगेंस्ट इट। इस वजह से वो चिकन पॉक्स जो है वो दोबारा नहीं होता। अगर आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, अगर वैक्सीन के थ्रू हो रहा है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एंटीबॉडी, ए बी इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी मेड आफ्टर गेटिंग अ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के बाद अगर इम्यूनिटी आ रही है तो वो है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो इट इज़ अ प्रोटेक्शन प्रोड्यूस्ड बाय एन इंटेंशनल एक्सपोजर ऑफ अ पर्सन टू अ एंटीजन इन अ वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के बाद बन रही है तो वो क्या होगी, तो वो हो जाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। और वैक्सीन में भी एंटीजन होना चाहिए। समझ में आया, क्लियर हुआ। देन वी हैव पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, पैसिव इम्यूनिटी क्या है, इम्यूनिटी यू एक्वायर फ्रॉम समवन एल्स। किसी और से इम्यूनिटी मिलती है, तो जो मदर मिल्क होगा ना वो इसमें आएगा पैसिव इम्यूनिटी में। इनेट जो वो होती है जो हमें हमारी बॉडी खुद से होती है, पैदा होने के साथ साथ होती है। पैसिव में सबसे पहले पैसिव का पढ़ते हैं। दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इंट्रोड्यूस इन अ इंडिविजुअल बाय परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज यूजुअली इन अ एंटीसीरम अगेंस्ट द इन्फेक्टिव डिजीज और टॉक्सिन। पैसिव इम्यूनिटी is effective in very short duration, but it is important when intermediate immune response is required. Antivenom is used in a case of snake bite. बेसिकली क्या है, जो पैसिव इम्यूनिटी है वो हमें किसी और से मिलती है। ठीक है, जैसे स्नेक बाइट के टाइम पे क्या होता है, स्नेक बाइट के टाइम पे हम एंटीवेनम यूज़ करते हैं। एंटीवेनम क्या है, एंटीवेनम एक एंटीबॉडी अगेंस्ट द स्नेक वेनम। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, एक टाइप की इम्यूनिटी है। देन हमारा जो नेचुरल और पैसिव इम्यूनिटी है, दो टाइप की, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। व्हेन नेचुरल क्या है, व्हेन एंटीबॉडी ट्रांसफर फ्रॉम मदर,
है ना, कोलेस्ट्रम के साथ अगर एंटीबॉडी ट्रांसफ़र हो रही है मदर से, है ना, दिस इज सीन व्हेन एंटीबॉडी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द मदर टू द फीटस, है ना, मिल्क के थ्रू या डायरेक्ट पेट में उसके प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जा रही है, तो इस टाइप की चीज़ हम नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं. आर्टिफिशियल, दीज केमिकल एजेंट्स आर इंट्रोड्यूस इन अ बॉडी थ्रू द पेराइटल रूट, है ना. कोई भी हम जैसे हमने कोई एंटीबॉडी ली, है ना, कोई भी हमारी बॉडी में एंटीबॉडी जा रही है ना, बाहर से, ठीक है, हमने वो खुद एक्वायर नहीं करी, ठीक है, वो बाहर से जा रही है, तो दैट इज आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी. समझ में आया? क्लियर हुआ? ठीक है. जैसे कि ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है ना, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, वो सब हम बाहर से लेते हैं एंटीबॉडी, तो वो क्या है, वो एक एग्जाम्पल है हमारे आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का. क्लियर है? समझ में आया? देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इम्यूनाइजेशन. अकॉर्डिंग टू WHO, immunization has been defined the process in which the person made immune and resistant to the artificial disease such as, ठीक है, वैक्सीन के थ्रू होता है इम्यूनाइजेशन. आपने कोविड-19 में कोरोना की कोविशील्ड को वैक्सीन ली होगी ना, वो क्या है, एक इम्यूनाइजेशन का मेथड है. आपकी बॉडी में कोविड-19 की इम्यूनिटी आ गई, तो इस पूरे मेथड को क्या बोलेंगे, इम्यूनाइजेशन. वैक्सीन स्टिमुलेट्स द बॉडी ओन इम्यून सिस्टम टू प्रोटेक्ट द पर्सन अगेंस्ट द सब्सिडेंट इन्फेक्शन. अब आपने क्या किया, आपने एक बैक्टीरिया बॉडी में घुस गया, इस बैक्टीरिया को बॉडी ने पहचान लिया कि पहले भी आया था, और उसकी पुरानी वाली एंटीबॉडी जल्दी से बना ली. लेकिन अगर कोई नई चीज़ हमारी बॉडी में आती है तो बॉडी को इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने में टाइम लगता है. तो वैक्सीन जो होती है वो इस बॉडी इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, ठीक है, उसको स्टिम्युलेट कर देती है, जिससे जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से बॉडी से बाहर जाए. इट ऑल्सो डेवलप एन एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इम्यून इंटरमीडिएट रिस्पॉन्स फॉर अ सब्सिक्वेंट एनकाउंटर बिकॉज ऑफ इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी. मानो कि ये एक बैक्टीरिया है, ये हमारी बॉडी में आ गया, तो बॉडी को मानो 10 दिन लगे इससे रिकवर होने में, लेकिन बॉडी ने एक मेमोरी बना ली कि अब देखो इस पूरे बैक्टीरिया को मारने के लिए मुझे ये एंटीबॉडी चाहिए. इसने अपने मेमोरी कार्ड होता है वो उसमें सेव कर लिया, है ना, बेसिकली एक मेमोरी बना के रख ली. अब ये बैक्टीरिया उसकी दोबारा हिम्मत हो गई आने की, तो दोबारा आ रहा है, लेकिन बॉडी को याद है कि इसको कैसे मारना है, तो बिल्कुल झटपट ये इसको ख़त्म कर देगी विदाउट एनी इलनेस या माइल्ड इलनेस. इस तरीके को बोलते हैं हम इम्यूनिटी. टी सेल, बी सेल, एंटीबॉडी, बी सेल, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं इम्यून सिस्टम के. मेमोरी बी सेल होता है, टी सेल होता है, रिस्पॉन्ड टू द सेकेंडरी अटैक ऑफ फॉरेन बॉडी. दोबारा में जब अटैक होता है तो मेमोरी बी सेल एंड टी सेल अटैक करते हैं फॉरेन बॉडी पे. इन पैसिव इम्यूनाइजेशन दीज एलिमेंट्स आर डायरेक्टली इंट्रोड्यूस टू द बॉडी इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ दीज एलिमेंट विद इन द बॉडी. पैसिव इम्यूनिटी जब हम देते हैं तो हम ये जो सेल्स होते हैं, ये टी सेल्स हो रहे हैं, इनको हम डायरेक्ट एंटीबॉडीज़ को डायरेक्ट बॉडी में डाल देते हैं. इतना मौका नहीं देते कि बॉडी इसको प्रोड्यूस करे, क्योंकि हमें जल्दी एक्शन करना होता है. इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट्स. इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच इम्यूनिटी इज प्रोवाइडेड यूजिंग अ इम्यूनाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल और बायोलॉजिकल एजेंट्स. ठीक है, हम क्या क्या यूज़ करते हैं इम्यूनाइज करने के लिए, बायोलॉजिकल और इम्यूबायोलॉजिकल एजेंट्स यूज़ करते हैं टू इम्यूनाइज समवन. द इम्यूनाइजेशन एजेंट्स में बी फॉलोइंग टाइप. 2 टाइप के हैं, बायोलॉजिकल फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है वैक्सीन एंड टैक्सॉइड. देन वी हैव बायोलॉजिकल एजेंट फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन जैसे एंटीसीरा एंड इम्यूनोग्लोबुलिन. वैक्सीन पढ़ते हैं हम सबसे पहले. वैक्सीन का जो टर्म है वो लैटिन से लिया गया है, काउ. क्या हुआ था, एक स्टोरी है कि वैक्सीन की जो डिस्कवरी है वो एडवर्ड जेनर ने की थी, आपको पता होगा. तो एक बार की स्टोरी है कि एक बीमारी थी स्मॉल पॉक्स, है ना, वो उस एरिया में पहले के टाइम में इतनी बुरी तरीके से हुई, लोग उससे बहुत मरने लगे, है ना. तो एडवर्ड जेनर ने एक एनकाउंटर हुआ एक किससे, जो काउ मैन होता है, जो दूध बेचने वाला होता है,
उसने उन्हें बताया कि अरे मुझे तो स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मुझे एक हल्का इन्फेक्शन है जो काऊ से होता है, काऊ पॉक्स मुझे हो चुका है, और काऊ पॉक्स की वजह से मुझे स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। और हमारे काऊ जितने भी ये दूध बेचने वाले हैं, किसी को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, सबके संग यही है। तो उनके दिमाग में आया, अरे तो ये काऊ पॉक्स तो बड़ा हल्की सी बीमारी है। तो उन्होंने एक 13 साल के बच्चे में ये क्या किया, उन्होंने काऊ पॉक्स का जो वायरस था वो डाल दिया, है ना, जिसे काऊ पॉक्स के जो ब्लिस्टर थे दाने दाने से, उसमें से लेके उसने डाल दिया एक हेल्दी 13 साल के बच्चे में। उसको काऊ पॉक्स हो गया, ठीक है, उसको काऊ पॉक्स हो गया। फिर उसके बाद उसने एडवर्ड जेनर ने नोटिस किया कि काऊ पॉक्स होने के बाद उसको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। तो ये ऐसे हमारी पहली वैक्सीन बनी थी स्मॉल पॉक्स की, कि काऊ पॉक्स एक हल्की बीमारी है, कुछ वीक में ठीक हो जाएगी, लेकिन जो स्मॉल पॉक्स है वो डेडली है। तो इस वजह से ये वैका जो है वो काऊ से रिलेटेड है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मेडिकल डेफिनेशन, वैक्सीन आर फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन और सॉल्यूशन इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस कंपाउंड दैट आर इंटेंडेड टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी। ऐसे फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन या इम्यूनोजेनिक सब्सटेंस जो कि किसी की बॉडी में एक्टिव इम्यूनिटी डालते हैं, इन्हें हम बोलते हैं वैक्सीन्स। Nowadays, vaccine terms are applied to all the agents active immunization in the process known as vaccination। यह जहाँ पे वैक्सीन दी जाती है, जिस प्रोसेस से वैक्सीन जो होती है जो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम वैक्सीनेशन, ठीक है। समझ में आया? ये हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ वैक्सीन पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। टॉक्सॉइड्स पढ़ेंगे, पॉलीवैलेंट वैक्सीन पढ़ेंगे, डोज शेड्यूल पढ़ेंगे, इन्फेंट्स का क्या क्या है, ठीक है, ये हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं और इसमें ऐड करूँगी टाइप ऑफ वैक्सीन्स में, इसमें कम है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। सो स्टूडेंट्स, बाय बाय। हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं और अपना आगे करते हैं।